नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम राहु और केतु से बनने वाले कुछ राजयोगों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, सामान्यतः राहु और केतु को शुभ ग्रह नहीं माना जाता, अशुभ ग्रहों की श्रेणी में ये ग्रह आते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। अगर उनके अंतर्गत ये ग्रह बैठते हैं अथवा संयोग बनाते हैं तब राजयोग का निर्माण भी करते हैं और जीवन में व्यक्ति को सुखी और समृद्ध बनाने का कार्य करते हैं, अचानक धन लाभ करवाते हैं। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं, इन पर ही आज हम विचार करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए कुछ बातें स्पष्ट कर दूं ताकि हम राहु और केतु से बनने वाले राजयोगों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। मित्रों, ध्यान रखें, केंद्र के घर हमें जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र के घर कौन से होते हैं। तो ये पहला घर जहां पर मैंने केंद्र लिखा हुआ है, ये चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये केंद्र के घर कहलाते हैं, यानी शुभ घर माने गए हैं। इसके अलावा कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवम भाव ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं, क्योंकि जब हम राहु और केतु से बनने वाले राजयोगों की चर्चा करेंगे तब इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। किस प्रकार से होगी इसे अभी हम आगे समझेंगे। इसके अलावा ध्यान रखें, कुंडली का ये पहला घर है, ये केंद्र का घर भी कहलाता है और त्रिकोण का घर भी कहलाता है। आइए आज के पहले सूत्र को समझते हैं। मित्रों, केंद्र के स्वामी के साथ राहु और केतु त्रिकोण भाव में बैठ जाएं तब राजयोग का निर्माण होता है। फिर से सुनिए, यदि केंद्र के स्वामी के साथ राहु अथवा केतु त्रिकोण भाव में बैठ जाए तब राजयोग का निर्माण करते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने समझने के लिए एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। अब आप देख सकते हैं कि लग्न भाव का मालिक यानी मंगल ग्रह, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली हुई है, ठीक है, और मेष राशि का जो स्वामी होता है वह मंगल ग्रह होता है। अब मंगल ग्रह मान लीजिए यहाँ पर पंचम भाव में आकर बैठ गया, क्योंकि केंद्र का स्वामी होकर ये त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है पंचम भाव में। इसके साथ राहु बैठ गया, यानी मंगल और राहु दोनों एक साथ यहाँ पर बैठ गए। अब ध्यान रखें, मंगल के साथ यहाँ पर राहु भी बैठ सकता है या फिर आपका केतु भी बैठ सकता है, परंतु हमें ये देखना है कि मंगल के साथ राहु अथवा केतु त्रिकोण भाव में ये नहीं बैठ गया है। अब तो यहाँ पर ये राजयोग का निर्माण करेगा। मित्रों, दूसरे पहलू को भी हम समझते हैं। मंगल और राहु जब भी एक साथ बैठेंगे या मंगल या केतु एक साथ बैठेंगे तो ये अंगारक योग का निर्माण भी करेंगे, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। परंतु फिलहाल हम बात कर रहे हैं राजयोग की, ठीक है। तो क्योंकि केंद्र का स्वामी होकर ये पंचम भाव में बैठा है मंगल ग्रह और राहु और केतु के साथ बैठा हुआ है, तो अब ये राजयोग का निर्माण करेगा। जब कभी भी राहु ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा आएगी या फिर मंगल ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा आएगी तब इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे? तो मित्रों ध्यान रखें, जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव के अनुरूप, ठीक है। इसके अलावा जिस ग्रह के साथ युति बन रही है, जैसे मंगल ग्रह के साथ युति बन रही है, तो मंगल ग्रह हालांकि इस कुंडली में देखा जाए तो लग्नेश होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है, ये बेहद ही शुभ है। क्यों? क्योंकि सूर्य यानी अपनी मित्र राशि में ही ये बैठा हुआ है, तब अचानक धन प्राप्ति के योग ये निर्मित करता है। राहु और केतु से बनने वाला दूसरा राजयोग इस प्रकार से, यदि त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ केंद्र में राहु अथवा केतु बैठ जाएं तब राजयोग का निर्माण होता है। फिर से सुनिए, यदि त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ राहु अथवा केतु केंद्रीय भाव में बैठ जाएं तब राजयोग का निर्माण करते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, समझने के लिए मैं यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि केंद्र में 1 नंबर का राशि का अंक लिखा है, यानी मेष लग्न की ये कुंडली है, ठीक है, और पंचम भाव में 5 नंबर और नवम भाव में 9 नंबर का राशि का अंक लिखा हुआ है। अब 90 भाव के स्वामी को यानी गुरु ग्रह को मैं यहाँ पर कुंडली के चतुर्थ भाव में लिख देता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर राहु ग्रह भी बैठ जाए गुरु ग्रह के साथ, तो ये राहु या फिर केतु भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो ये राहु अथवा केतु गुरु ग्रह के साथ मिलकर राजयोग का निर्माण करेंगे। हालांकि गुरु के साथ राहु और केतु जब भी बैठेंगे तो गुरु चांडाल योग का निर्माण भी होगा, परंतु हम बात कर रहे हैं राहु और केतु से बनने वाले राजयोगों के विषय में। अब क्योंकि त्रिकोण का स्वामी होकर गुरु ग्रह केंद्र भाव में बैठ गया है, तो यहाँ पर राहु और केतु से बनने वाला राजयोग निर्मित होता है। जब कभी भी राहु अथवा केतु की महादशा या अंतरदशा आएगी
और उसमें गुरु का अंतर आएगा तब विशेष रूप से ये फलदायी होगा। धन योग का निर्माण करेगा क्योंकि ये युति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रही है और चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं सुखों का, स्वदेश का विचार करते हैं, माता के सुख का विचार करते हैं, घर में होने वाले सुखों का विचार करते हैं। ठीक है, तो ये राहु ग्रह आपको पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति देगा और घर निर्माण में आपका सहयोग भी करेगा क्योंकि राहु और केतु से बनने वाला ये एक विशेष राजयोग बन रहा है। हालांकि गुरु और के साथ राहु या केतु बैठ जाता है तो गुरु चांडाल योग के जो प्रभाव होंगे वो भी देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, राहु और केतु से बनने वाला तीसरा राजयोग इस प्रकार से, यदि राहु और केतु केंद्र अथवा त्रिकोण भाव के स्वामियों के साथ 11वें भाव में बैठ जाएं तब भी राजयोग का निर्माण होता है। जब कभी भी राहु अथवा केतु ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा आएगी तब उसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। या फिर केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ 11वें भाव में बैठकर राहु जब राजयोग का निर्माण करता है तो केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी की महादशा अथवा अंतर्दशा आएगी और उसमें जब राहु अथवा केतु का अंतर आएगा तब इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने समझने के लिए एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है और ये शुक्र ग्रह कुंडली के एकादश भाव में आकर बैठ गया है, यानी मीन राशि में आकर बैठ गया है। ठीक है, और क्योंकि ये कुंडली का एकादश भाव भी है यानी लाभ भाव, ठीक है, यहाँ पर शुक्र बैठा है, मैंने शुक्र के साथ राहु को यहाँ पर लिख दिया। हालांकि यहाँ पर केतु भी हो सकता है। तो अब ये राजयोग विशेष फलदायी होगा, यानी जब कभी भी राहु अथवा केतु की दशा अथवा अंतर्दशा आएगी तब इस राजयोग के प्रभाव व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं राहु और केतु से बनने वाले एक अन्य योग की। राजयोग की अभी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं। अन्य योग इस प्रकार से कि यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में कोई राशि का अंक लिखा हुआ है, वहां पर उस राशि का स्वामी ग्रह भी बैठा हुआ है और उसके साथ राहु अथवा केतु बैठ जाए तब ये भी एक अच्छा योग माना जाता है। अब यहाँ पर ये निर्भर करेगा कि जिस राशि के स्वामी के साथ राहु अथवा केतु बैठे हुए हैं, यदि वह कुंडली के लिए कारक ग्रह हुए तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। यदि वह अकारक हुए तब उसके प्रभाव तो देखने को अच्छे मिलेंगे परंतु उसका लाभ जातक को नहीं मिल पाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इस सूत्र को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि समझने के लिए मैं यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली ले लेता हूँ। ठीक है, जब आप मिथुन लग्न की कुंडली लेंगे तो चतुर्थ भाव में आपको 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिलेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि बुध ग्रह बैठ जाए स्वयं, क्योंकि बुध ग्रह लग्नेश होकर यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठ गया। अब यहाँ पर राहु बैठ जाए या फिर केतु बैठ जाए तो इसके प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे, यानी एक अच्छा योग ये कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह ऑलरेडी अपने ही राशि में बैठा हुआ है। हालांकि बुध ग्रह जो है जब भी कन्या राशि में आकर बैठता है तो वह उच्च का माना जाता है और उच्च के बुध के साथ राहु ग्रह यदि बैठ जाता है तो राहु ग्रह कन्या राशि को अपनी स्वराशि मानता है। ठीक है, तो क्योंकि स्वामी ग्रह के साथ बैठा होने के कारण राहु यहाँ पर अच्छा फलदायी होगा। मित्रों, इस प्रकार आज हमने राहु और केतु से बनने वाले कुछ राजयोगों के विषय में बात की। आगामी दिनों में इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।